हेलो स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में सीखा था और हमने सीखा था कि द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, रासायनिक आधार पर द्रव्य किस प्रकार का होता है, ये हमने कल की क्लास में जाना था। और उस क्लास में हमने सीखा था कि रासायनिक आधार पर द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपन कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ, और एक था हमने कहा मिश्रण। फिर हमने कहा कि शुद्ध पदार्थ का निर्माण एक ही प्रकार के सब्सटेंस से होता है, एक ही प्रकार के वह पदार्थ से मिलकर बना होगा शुद्ध पदार्थ। और फिर शुद्ध पदार्थ को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया, तत्व तथा यौगिक। फिर हमने तत्व की डेफिनेशन लिखी थी कि तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है और तत्व परमाणु व अणु की रूप में पाया जा सकता है, लेकिन एक तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, ऑल एटम्स जो रहे, सारे के सारे जो परमाणु हैं वो सेम टाइप के होंगे, तभी आप उसे तत्वों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर हमने सीखा था कि तत्व जो होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु व उपधातु। फिर मैंने आपको एक वर्क दिया था एंड में कि उपधातु अधातु के बारे में आप लिख कर लाना। उम्मीद है आप सब बच्चों ने अधातु के बारे में लिखा होगा। ठीक है, अब क्या लिखा होगा ये तो उम्मीद करूं, वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, ऋणायन बना लेते हैं, तथा जिनमें चमक नहीं पाई जाती है, जो विद्युत के कुचालक होते हैं, जो आघात वर्धनीय नहीं होते हैं और जिनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है, वे किस में आएंगे बोलो, अधातु में वर्गीकृत किए जाएंगे। राइट, तो यहां तक की बात हमने सीख ली थी। अब आप अधातु के उदाहरण भी लिख लीजिए। वैसे आप जब आवर्त सारणी सीखेंगे तब कंप्लीटली ये जान पाएंगे कि आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व अधातु होते हैं। ठीक है, फिर भी आपको मैं यहां पर उदाहरण दे देता हूं। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। ठीक है, ये सब तत्व जो है वह किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि इनकी अवस्थाएं तो जैसे ठोस, द्रव या गैस में से कुछ होगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इनकी जो है धात्विक नेचर के हैं या ये अधात्विक नेचर के हैं, इसकी बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि इनकी नेचर अधात्विक है। इनके द्वारा सरलता से ऋणायन का क्या हो सकता है, निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ये कुछ उदाहरण लिख लो, फिर हम आवर्त सारणी में डिटेल में भी इनके बारे में सीखेंगे कि ये तत्व कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होंगे। राइट, चलो लिख लीजिए फटाफट उदाहरण। नेक्स्ट नंबर थर्ड जो है आप उपधातु, अंग्रेजी में बोला था मैंने सब मेटल, या इसको मेटेलॉइड्स भी कहते हैं, मेटेलॉइड्स। देखो सीधी सी बात है, उपधातु का मतलब होता है वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन तत्वों को हम क्या कह सकते हैं बालको, उपधातु। और ऐसे तत्व जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, बी मतलब बोरॉन, सिलिकॉन, जीई जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, टीई और एटी। मुख्य रूप से ये जो तत्व मैंने यहां लिखे हैं, ये तत्व उपधातु की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं। हम इसके लिए एक ट्रिक भी बना सकते हैं उपधातु तत्वों को याद करने के लिए। ये ऐसी ट्रिक आपने पढ़ी होगी, भोले
शिव जीई, भोले शिव जीई, ऐसी सब तेरी उपासना आंटी। भोले शिव जीई, ऐसी सब तेरी उपासना आंटी। ये ट्रिक बना लो। तो यहां से भोले का मतलब बी सिंबल निकालेंगे, शिव से एस आई निकालना, जीई से जीई निकालना, एसी से ध्यान रखना सी मत लिखना, एएस लिखना। ठीक है, यहां पे गलती कर सकते हैं, सबसे भी गलती नहीं होगी, एस भी लिख देना। तेरी से बनेगी टीई, उपासना से बोलो, उपासना से क्या बनाओगे, कोई ट्रिक मत बना देना। उपासना के उप का मतलब है उपधातु, उपासना से मतलब क्या है उपधातु, और आंटी से मतलब है एटी। तो इस ट्रिक में जो भी एलिमेंट्स यहां पर आएंगे बालको, वे सब एलिमेंट जो हैं वह क्या कहलाएंगे बोलिए। तो हम कह सकते हैं कि ये सब एलिमेंट, ये सब तत्व उपधातु की श्रेणी में आएंगे। इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वह उभयधर्मी प्रकार के होंगे। उपधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, उभयधर्मी प्रकार के होते हैं। चलिए, सबके तो नहीं कह सकते, लेकिन इनमें से मैक्सिमम जो है, जैसे टीई का उभयधर्मी हो सकता है, एएस का उभयधर्मी हो जाएगा। सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। फिर उभयधर्मी क्या होता है वो तो आगे हम जब इस लेसन में पढ़ेंगे तो वहां समझाएंगे। पहले आप तो इस बात को क्लियर कर लो कि उपधातु तत्व कौन कौन से हैं बस। ठीक है, तो आप टोपी लगाइए 3rd नंबर। सेकंड आपको लिखना था, याद रखना, मैंने उदाहरण लिखा दिए हैं। 3rd नंबर लिखो, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं, उसे उपधातु कहते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे उसे? उपधातु। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में उपधातु तत्व, आवर्त सारणी में उपधातु तत्व विकर्ण रेखा पर स्थित होते हैं, विकर्ण रेखा पर स्थित होते हैं। विकर्ण रेखा पर स्थित होते हैं। यह आपने उम्मीद है कक्षा 10 में पढ़ा हो, विकर्ण रेखा आवर्त सारणी जब हम बनाते हैं। नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट कीजिएगा, लेसन नंबर 2 में आप 2 या 3 में पढ़ा देंगे, जहां आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे 3 में आएगा मुख्य रूप से। तो ठीक है, चलिए ये ट्रिक भी लिख लीजिए, उदाहरण भी लिखिए। जब बोर्ड से लिखना हो तो स्क्रीन को रोक दिया करो और फिर लिख लिया करो, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। चलिए फटाफट से उतार लीजिए। तो बालको, ये हमारे तत्व के बारे में बात हो गई है। तत्व को हम जो है डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको सरलतम पार्ट में बदला नहीं जा सकता है, जबकि यौगिक को हम सरलतम पार्ट में क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो तत्व को तो डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन हम यौगिक को क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड पर आ जाइए। इसके बाद हमें पढ़ना है यौगिक, यौगिक कंपाउंड। देखो सब बच्चे ध्यानपूर्वक सीखे।
मतलब यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं यौगिक। जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, यौगिक में हमेशा दो या दो से अधिक प्रकार के क्या रहेंगे? परमाणु रहेंगे, और वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे। उनके निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम क्या कह देते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जल, तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। अब H2O में दो तो हाइड्रोजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन है, तो ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से बना है, इसलिए ये यौगिक कहलाएगा। मैं आपके सामने लिखूं ग्लूकोज, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा C6H12O6। मैंने लिखा यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से होता है वो क्या कहलाता है? यौगिक। ठीक है, यौगिक को सरलतम पार्ट में, मतलब यौगिक को डीकंपोज कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं रासायनिक मेथड के द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा। हम उसे क्या कर सकते हैं? विघटित कर सकते हैं। ओके, फिर एक बात और सुनो, यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। अब दो में से जो फर्स्ट है वो होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, तो सरलतम भाषा में अगर कार्बनिक यौगिक की परिभाषा देना चाहे स्टार्टिंग अवधारणाओं के अनुसार, प्रारंभिक अवधारणाओं के अनुसार, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वह यौगिक जिसका निर्माण जीवित पदार्थों से होता है या जो जीवित पदार्थों में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाया जाता है, मतलब जैसे जीव जंतुओं में पाया जाए, मनुष्य में पाया जाए, पेड़ पौधों में मिले, तो वो कहलाएगा क्या? कार्बनिक यौगिक। मतलब कार्बनिक यौगिक जो होता है वह किस में पाया जाता है? हम कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जो है वह मुख्य रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीवित प्राणी जो रहते हैं, उनमें ये पाया जाता है। और ये अवधारणा आपको याद हो तो बर्जिलियस ने भी दी थी। बर्जिलियस ने कहा था, हमने कक्षा 10 में पढ़ी थी, कि जीव ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, जीवों के शरीर के बाहर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। क्लियर? तो हमने ये बात वहां पर समझी थी, सब बच्चों को याद रखना चाहिए। जैव शक्ति सिद्धांत, जीवों में शक्ति पाई जाती है जिससे वो अपने शरीर में क्या बना सकते हैं? कार्बनिक यौगिक। जीव के शरीर के बाहर कार्बनिक यौगिक का निर्माण संभव नहीं है, ये कहा बर्जिलियस ने। लेकिन इस बात को फिर असत्य साबित किया फ्रेडरिक वोहलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का क्या किया? निर्माण किया। लेकिन आजकल बच्चों जो हैं, कार्बनिक यौगिकों से सीधा अभिप्राय होता है हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन हम कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक जो है जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप। ऐसे यौगिक जो जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं या उनके शरीर में पाए जाते हैं, जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं या उनके शरीर में पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं या उनके शरीर में पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं।
ठीक, लाइन चेंज। वर्तमान में कार्बनिक यौगिकों से अभिप्राय, वर्तमान में कार्बनिक यौगिकों से अभिप्राय मुख्य रूप से, कार्बनिक यौगिकों से अभिप्राय मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन, मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न से होता है। कार्बनिक यौगिकों से अभिप्राय हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न से होता है। हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न से होता है। क्लियर? चलो उदाहरण लिख लीजिए कार्बनिक यौगिकों के कुछ। ग्लूकोज लिख दो, एक तो ये लिख दो ग्लूकोज। यूरिया लिख दो। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था, याद रखना। यूरिया, ग्लूकोज। एक शक्कर भी लिखो। चलो बताओ शक्कर का सूत्र बताओ। शक्कर को सुक्रोज भी कहते हैं, ध्यान रखना। शक्कर का सूत्र कभी भी पूछूं मैं आपसे, C12H22O11। ठीक है ना? शक्कर का सूत्र क्या है? C12H22O11। ठीक है, 3 उदाहरण लिख लो। और भी लिखोगे क्या? चलो बेंजीन का बताओ। चलो तुम्हारी क्या है, लालसा खत्म होएगी नहीं जीवन में। बेंजीन बोलो, बोलो बेंजीन बोलो। C6H6। मेथेन बोल दो, मेथेन। CH4। एथेनॉल भी बोलो एक, एथेनॉल। अब तुम बोलने लगे हो तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। देखो एथेनॉल C2H5OH, ये एथेनॉल है। एक और बताओ, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बोलो, बोलो बच्चों बोलो, बोलो बोलो बच्चों बोलो। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। क्लियर? चलिए ये कुछ कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हमने लिखे हैं। नेक्स्ट नंबर बी आप टॉपिक लगाइए, अकार्बनिक यौगिक। क्या कहेंगे एक बात बताओ? अकार्बनिक यौगिक को अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अकार्बनिक यौगिक। चलो बताओ, अगर कार्बनिक यौगिक जो है जीवित प्राणियों से प्राप्त हुए तो बताइए अकार्बनिक यौगिक किससे प्राप्त होंगे? निर्जीव पदार्थों से, चट्टानों से, भूपर्पटी से। ठीक है, ये प्राप्त होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं मुख्यतया अजीवित या निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं या चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ओके, समुद्रों से प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर? चलिए लिखिए, ऐसे यौगिक को अजीवित तंत्र या निर्जीव अजीवित तंत्र या निर्जीव पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। अजीवित तंत्र या निर्जीव पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, जैसे चट्टानों, भूपर्पटी, समुद्र आदि से। जैसे भूपर्पटी, चट्टान, समुद्र आदि से। क्लियर? चले आगे बढ़े।
देखते हैं, चलो आगे बढ़ी जाते हैं। उदाहरण लिख लो, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, चलो लिख लीजिएगा फटाफट। तो बच्चों ये शुद्ध पदार्थों के बारे में हमने सबसे पहले जान लिया कि शुद्ध पदार्थ किस प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए मिश्रण। मिश्रण, मिश्रण, आज हम जो है ये पदार्थ का वर्गीकरण फिनिश कर देंगे, तो फिर कल से हमारे जो है पूर्व लग्न मतलब अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहुंच जाएंगे। फिर ये सेकंड पार्ट हो गया मिश्रण। तो देखो बताओ, शुद्ध पदार्थ का निर्माण एक ही प्रकार के पदार्थ से हुआ, जबकि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जब मिश्रित कर दिया जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण मिश्रित करने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। और मिश्रण को सरलता से सरलतम पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसको सरलतम भाग में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके घटकों को वापस अलग किया जा सकता है। मिश्रण भी जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है कौन सा बच्चों, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर आइए समझिएगा। हम कहते हैं समांगी मिश्रण और एक हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और ये है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसे समझना है आपको। देखो, ऐसा कहना है कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो। एक समान को अंग्रेजी में कहते हैं यहां पे यूनिफॉर्म। मतलब प्रत्येक भाग का संगठन आप चेक करोगे तो एक जैसा ही मिलना चाहिए। मिश्रण के कोई से भी भाग का आप अध्ययन करो, जिन घटकों से मिलकर वो बना है वह उस मिश्रण के प्रत्येक भाग में मिलने चाहिए, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अगली बात करें विषमांगी मिश्रण का, तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता है। एक समान नहीं होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे विषमांगी क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ओके, अब देखो होता क्या है, अब आपको इनके उदाहरण को समझना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिकली आपको याद रखना है। पहली बात, सभी जो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जैसे आपको विलयन, आप जनरली विलयन जो बोलते हैं, जैसे कोई विलयन आपने बनाया, ठीक है, ऑल ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे मैं कहूं सभी वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, या इसको बोलते क्रिस्टलाभ,
आपने छोटी मोटी क्लासों में पढ़ा होगा ये 9th 9th में, सभी वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। कौन सा मिश्रण होते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे नमक, शक्कर, ग्लूकोज, सुक्रोज, नमक, ग्लूकोज, सुक्रोज का जल में विलयन, जल में मिश्रण। अगर आपसे बोले नमक प्लस जल समांगी मिश्रण, शक्कर प्लस जल समांगी मिश्रण, ग्लूकोज प्लस जल समांगी मिश्रण, सुक्रोज प्लस जल समांगी मिश्रण, विलयन, विलयन शब्द आ जाए ना तो विलयन जो होते हैं उन्हें समांगी मिश्रण में वर्गीकृत किया जाता है। और इधर ध्यान रखना, सभी कोलाइडी तथा निलंबन विलयन, कोलाइडी तथा निलंबन विलयन, सभी कोलाइडी तथा निलंबन विलयन विषमांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। आप जब बड़े हो जाएंगे उम्र में थोड़े, तो आप सीखेंगे कि कोलाइडी विलयन कौन कौन से होते हैं, निलंबन कौन से होते हैं। जैसे मैं इनके उदाहरण दूं, आप दूध है, मक्खन है, पनीर है, बादल है, कोहरा है, स्याही है, ये सब जो है कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं और ये सब विषमांगी प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा पानी प्लस तेल, पानी प्लस तेल का मिश्रण बना लो। इसके अलावा जल प्लस रेत, जल में रेत मिला दो तो ये भी कौन सा मिश्रण बनेगा? विषमांगी मिश्रण बनेगा बालकों। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा मिलेगा। जैसे आपने शक्कर को पानी में घोला, घोल लिया, मिश्रण बन गया। अब आप किसी भी भाग को चेक करो, प्रत्येक भाग में शक्कर और पानी का पार्टिकल आपको मिलना चाहिए, तो वह समांगी मिश्रण है। लेकिन आप सोचो, आपने रेत को पानी में घोल लिया, मिक्स कर लिया, थोड़ी देर बाद आप देखोगे रेत पेंदे में जम जाएगी। तो आप प्रत्येक भाग का संगठन चेक करेंगे, एक समान नहीं आएगा। तेल को पानी में घोल के देख लो, प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं आएगा। तो तेल का पानी में मिश्रण विषमांगी होता है। दूध भी विषमांगी नेचर का होता है। दूध को आप देखोगे तो ऊपरी भाग में वसा ज्यादा मिलेगी, निचले भाग में वसा कम मिलेगी। ठीक है ना, तो वो हम कह सकते हैं जनरली। दूध है, पनीर है, मक्खन है, बादल है, कोहरा है, ये सब कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन हमेशा विषमांगी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। पहले मिक्सचर की लिखिए। ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक, ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर होता है। दो या दो से अधिक प्रकार के भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर होता है। दो या दो से अधिक प्रकार के भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर होता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। लाइन चेंज। मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है और ये आप बोर्ड से नोट कर लीजिए पूरा कंप्लीट। ठीक है, और इसके बाद आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सब इसको यहां तक याद करके आना। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज कीजिए। मेरा नंबर आप लिख लीजिए 8233024258। फिर मैं आपके एक टेस्ट लूंगा। अब यहां तक जो पढ़ लिया है आपने, उसका एक टेस्ट होगा आपके, और वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। देखेंगे आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो